बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, स्विट्ज़रलैंड बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात चल रहे थे। बड़ी ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई और बड़ी परेशानी हमने देखी शहबाज शरीफ के चेहरे पे भी, और अमेरिकन को भी हमने परेशान देखा। और ईरानी जो हैं वो बाइकआउट करके चले गए एक तकरीब का, और उन्होंने कहा जी हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। वॉकआउट किया उन्होंने अपनी वजूहात भी बताई हैं, और वो वजूहात बज़ाहिर जायज़ भी लगती हैं। हुआ क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि ईरानी मरकज़ निगाह बने रहे, यानी जो आलमी मीडिया है उन्होंने ईरान को ज़्यादा रिपोर्ट किया। अमेरिकन जो हैं वो उस लेवल पे रिपोर्ट नहीं हो रहे। सारी नज़रें जो हैं वो ईरानियों की तरफ हैं कि वो क्या करते हैं जैसे बॉल उनके कोर्ट में है। यानी वो जहाँ पे तस्वीर बनवानी थी, जिस जगह पे इकट्ठे होना था, उस हॉल में वो बाद में आए। पहले पाकिस्तान मौजूद था, अमेरिकन मौजूद थे, फिर वो बाद में आए। उन्होंने मीडिया पे खुशनुमा तस्वीर बनाने से भी गुरेज किया, बल्कि उन्होंने इनकार किया कि जनाब हम ये सेशन नहीं करेंगे, कि तस्वीर बनाना, साथ खड़े होना, तो इस किस्म की चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। उन्होंने ये नहीं किया। फिर उन्होंने एक जो तर्ज अमल अपना दिखाया वो विक्टिम वाला था, कि जैसे उनके साथ ज़्यादती हो रही है और वो जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो ईरानियों ने वो तर्ज अमल विक्टिम वाला दिखाया। वो अपने जहाज़ के ऊपर भी मिनाब 168 लिख कर आए थे कि मिनाब स्कूल के अंदर उनकी 168 बच्चियां शहीद हो गई थी। फिर इसके अलावा जो हैंडशेक वाला मौका है वो भी नहीं दिया उन्होंने अमेरिकन को। यानी वो आए और उन्होंने आकर शहबाज शरीफ से इराकची ने बात की और वो मुड़कर वापस चले गए। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको नज़र आएगा कि इराकची आते हैं अपने लोगों के साथ, वफद पीछे खड़ा रह जाता है उस हॉल के अंदर, अमेरिकन एक तरफ खड़े हैं, पाकिस्तानी बीच में खड़े हैं, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ वहाँ पे खड़े हुए थे, और उनके पीछे मोहसिन नकवी भी थे। तो यहाँ से इराकची चलते हुए शहबाज शरीफ के पास आते हैं, दो चार जुमले बोलते हैं। शहबाज शरीफ साहब उन्हें इशारा करते हैं, वो रोकना चाहते हैं लेकिन वो रुकते नहीं, वापस मुड़ के चले जाते हैं। इसको वॉकआउट कहा जा रहा है। फिर फौरी तौर पे शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी को उनके पीछे रवाना करते हैं बातचीत मनवाने के लिए। अब ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे ना कुछ रीजंस हैं, वो ईरान ने बयान भी कर दिए। और ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान इन मुज़ाकरात को नॉर्मल तरीके से इसलिए नहीं ले रहा कि हालात नॉर्मल नहीं है और इसराइल लगातार अटैक कर रहा है और मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखिए, एक बात हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि अमेरिका और ईरान के बीच में मुआहदा हुआ, कतर और पाकिस्तान ने करवाया। इसमें कहीं पर भी कोई किरदार इसराइल का नहीं है, वो इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है, वो अमरीका का इत्तहादी है, और उसमें अमेरिका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो भी इसराइल करेगा। अब ईरान ये कहता है कि वो लगातार लबनान में कत्लेआम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। दूसरा, वो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू देकर आग लगा दी, उससे वो लोग बहुत गुस्से में, और उन्होंने उसके ऊपर एक रद्दअमल भी दिया है। अल जज़ीरा इसको कैसे रिपोर्ट करता है, अगर ये आप देखें तो जो कुछ कल के दिन में हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो रात बाद में होती है, यूरोप में, बरतानिया में, पाकिस्तान में बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो रात भर जो यहाँ पे होता रहा वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है, और उसके बारे में जो ईरानी डेलीगेशन है उसके एक मेंबर ने यह बताया मीडिया को कि जो आज हमारी बातचीत हुई है वो दो चीज़ों पे हुई है। नंबर एक, कि हमारी जो एक बातचीत हुई है वो जो एसेट हमारे फ्रीज किए गए हैं या हमारे असासे मुंजमद हैं उन्हें खुलवाने के हवाले से, और दूसरी जो तेल की हमारी बरामद के ऊपर या जो तेल हम दुनिया को बेचते हैं उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं उनमें रिलीफ के हवाले से हमारी बातचीत हुई है। तो इन दो चीज़ों पे वो कहते हैं जी हमारी बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया बहुत सख्त, उसके ऊपर रद्दअमल दिया और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए, और ईरान की जानिब से बड़े सख्त बयानात भी आए। इस बयान के बदले में ईरान ने फौरी तौर पर अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म भी जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी शैल हिट ईरान वेरी हार्ड अगेन, हम ईरान को बहुत बुरी तरह दोबारा मारेंगे, इफ दे डोंट इमीडिएटली स्टॉप देयर हाईली पेड प्रॉक्सीज इन लबनान फ्रॉम काजिंग ट्रबल, कि अगर वो लबनान के अंदर अपने बहुत सारा जो उन्होंने खर्चा करके अपनी प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं लबनान में, उन्हें प्रॉब्लम पैदा करने से नहीं रोकता ईरान, तो फिर हम ईरान को दोबारा से बहुत बुरी तरह मारेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरी तरफ जनाब उन्होंने कहा जी हम तो, हमें परवाही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी की, और अमेरिकन थ्रेट्स को हम कुछ नहीं जुती थे लिखने हैं। ईरानियों ने इस तरह बात की। उन्होंने अपनी फौज को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया, और उन्होंने कहा जी देखी जाएगी। अब इसराइल जो है वो गजा के अंदर भी लगातार कत्लेआम कर रहा है और लबनान के अंदर भी कत्लेआम कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइल ने कुछ दिन पहले, जिस पे अमेरिका में और यूरोप में बहुत शोर मच गया था, ये
ब्यूफोर्ट कैसल है, वहां पे एक किला है बहुत बड़ा और बड़ा यादगार किला है लबनान में। उस पूरे एरिया पे इसराइल ने कब्जा कर लिया था अपनी फौज के जरिए से। अब ये कब्जा उन्हें छोड़ना था इस मुआहदे के मुताबिक, लेकिन इसराइल ने कहा जी हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे और हम इस जगह से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसराइल मुज़ाकरात को तबाह करना चाहता है, ये बात जो ईरानी वफद है उनके लोगों ने स्विट्जरलैंड में मीडिया के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा जी एक तो ये इसराइल मुज़ाकरात को तबाह करना चाहता है, और जिन लोगों से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं यानी अमेरिकन से, तो हम बहुत मोहतात रहेंगे, ये काबिल एतबार लोग नहीं हैं। तो अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर एतबार नहीं कर रहा, ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं कर रहा, लेकिन दोनों की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ करके अमन कायम हो जाए। पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी अजीब। शहबाज शरीफ साहब का मैंने चेहरा देखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तो गूंगा चेहरा है, वो जैसे भी उनका एक पोस्चर होता है, लेकिन शहबाज शरीफ के चेहरे से नज़र आ रहा था कि जो उनके फील्ड मार्शल ने मुंह भी दूसरी तरफ किया हुआ था, तो वो जो कैमरे का व्यू से पता चल रहा था कि वो तनाव में है। शहबाज शरीफ साहब परेशान है। देखिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अमरीकी पाकिस्तान से किसी सूरत भी नाराज ना हो और उनकी पसंद का एक मुआहदा तय पा जाए। देखिए इससे 3 फायदे होंगे पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी। अगर अमरीकी नाराज नहीं होते पाकिस्तान से और यह मुआहदा तय पा जाता है, जो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो नाराज ना हो। शहबाज शरीफ ने यानी सालसी तो अपनी जगह जो पॉलिसी की है इस बीच में कमाल की है। डोनाल्ड ट्रंप की गैर मौजूदगी में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए, उनकी तारीफ़ें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत तारीफ़ें की शहबाज शरीफ ने, गेम उठा के रखी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये कामयाबी होती है और एक मुआहदा हो जाता है, चाहे अमेरिका को उसमें कुछ मिल जाए चाहे ईरान को मिल जाए, तो उसमें 3 चीज़ें होगी। एक तो पाकिस्तान को आलमी सतह पर कुछ पजीराई मिल जाएगी। नंबर 2, ट्रंप और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौजूदा सरकार से मजीद खुश हो जाएगी, यानी आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से, और अमन आने की वजह से खित्ते की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, यानी फ़ायदा होगा उन मुल्कों को जो इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं। तो ये 2-3 चीज़ें पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत अहम है कि वो कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को जितना हो सकता है वो खुश रखे। और अमेरिकन भी ये जानते हैं कि ईरानियों को मनाने के लिए पाकिस्तानियों को अपने हाथ में उन्हें रखना पड़ेगा। पाकिस्तान इस खित्ते के प्लेयर्स में से एक है और वो एक ऐसा रास्ता है जहां पे ईरान के साथ बातचीत की जा सकती है, क्योंकि कतर पे भी ईरान ने बम मारे हुए हैं और कतर की जो अमरीकी बेसिस हैं वहां से अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी बम मारे हुए हैं। तो वहां पे एक तलखी मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं थी। लेकिन जब कतर बीच में आए नेगोशिएशंस में तो बड़ी उम्मीद पैदा हुई, क्योंकि वो बहुत तजर्बाकार सालसी करवाने वाले लोग हैं। उन्होंने पहले बहुत सारे अहम तरीन आलमी मामलात में सालसी करवाई हुई है। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने चुक के रखी गेम, जेडी वेंस की भी, फील्ड मार्शल की भी, डोनाल्ड ट्रंप की भी, वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते शहबाज शरीफ साहब। तो जेडी वेंस ने भी फील्ड मार्शल की दबा के तारीफें की। जेडी वेंस ने कहा कि मेरी गुज़िश्ता 3 माह में अपनी बीवी से भी ज़्यादा आसिम मुनीर साहब से बातचीत हुई है। ये जेडी वेंस ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में। मैं यहाँ पे एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये मुज़ाकरात देखें, पाकिस्तान अगर ये करता है ना तो पाकिस्तान की कामयाबी है। सालसी में अगर पाकिस्तान अपना कोई किरदार अदा करता है तो पाकिस्तान बतौर मुल्क इसके अंदर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन ये काम सिविलियंस को करना चाहिए था। एक सरकारी मुलाजिम जो एक फ़ौजी ऑफिसर है, ये उसके करने का काम नहीं था। ये नामुनासिब बात है। इनकी ड्यूटी कुछ और है। इन्होंने जाके इंडिया से अपना पानी छुड़वाना है, इन्होंने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, इन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। वो इनके टारगेट्स हैं जो ये पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये सालसी और ये चीज़ें ये सिविलियन को, जो अवामी लीडर्स हैं, उनके करने वाला काम है। लेकिन पाकिस्तान में अवामी लीडर्स को पनपने ही नहीं दिया गया। जब भी कोई बड़ा अवामी लीडर बनता है या तो उसको गोली मार दी जाती है या जेल में डाल दिया जाता है या उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। एक आध दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मुल्क ही तोड़ दिया गया इस चक्कर में कि हमसे बड़ा अवामी लीडर कहाँ से आ गया। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की ख्वाहिश अपने अंदर रखती है और वो यही काम करते हैं हमेशा से। देखें ना, जिन मुल्कों ने जंग लड़ी, चाहे वो ईरान है चाहे अमेरिका है, आप लॉजिकली सोचें इसको। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बाइस्ड होकर बात करें, मैं आपको साफ बात कह रहा हूं कि अपने दिमाग से सोचें आप कि अमेरिका ने ये जंग लड़ी, उसके फौजियों ने ये जंग लड़ी, ईरान ने ये जंग लड़ी, उसके फौजियों ने ये जंग लड़ी, कतर के ऊपर बम गिरे, कतर ने वापस वहां से मारे भी, उन्होंने अपने इंटरसेप्टर भी चलाए, लेकिन इन तमाम मुल्कों में से किसी का भी आर्मी चीफ नहीं आया। और पाकिस्तान एक सालिस है, पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ सालिसी के लिए गया। ये काम सिविलियंस के करने का है। जब सिविलियंस ये काम करेंगे तो पाकिस्तान की ज्यादा इज्जत होगी। फौज को अपना काम करना चाहिए। कोई मुल्क अपने आर्मी चीफ को नहीं लेकर आता, उन्हें पता है उनका किरदार क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उन्हें किस बात की तनख्वाह दी जाती है। वो उनसे वही काम करवाते हैं जिसके लिए उन्हें तनख्वाह देते हैं, इजाफी काम उनको नहीं देते, उन पर बोझ नहीं डालते।
लेकिन यहां पे जो है वो खुद से ये बोझ उठाया गया और ख्वाहिश है कि हर जगह पे हमारा नाम होना चाहिए। तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? दुनिया ये जानती है कि जब आप डिक्टेटर के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ उसको ये सहूलत दें कि आप उसके खिलाफ ना जाएं और आप उसके रजीम को तस्लीम रखें, तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा। लेकिन अगर उसकी जगह एक सियासतदान होगा तो वो अपने मुल्क के लिए फायदा भी मांगेगा, सरमायाकारी भी मांगेगा, वो अपने मुल्क की मफाद की बात भी करेगा। डिक्टेटर हमेशा अपने जाती मफाद की बात करेगा क्योंकि वो गैर कानूनी तौर से आकर बैठा होता है और उसके ऊपर कोई इखलाकी जवाज नहीं होता, उसके बैठने का इखलाकी कानूनी आईनी जवाज नहीं होता। लिहाजा वो सारा कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसको मालिकान कहते हैं। सियासतदान ऐसा नहीं होता, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। वो अच्छी डील कर सकता है इसलिए कि वो लेजिटिमेट होता है। तो ये काम सिविलियंस को करना चाहिए था, चाहे सिविलियन हुकूमत जो है वो चाहे जाली सही, लेकिन इसके बावजूद सिविलियन हुकूमत को ही ये काम करना चाहिए था। नादरीन, ईरान जो लड़ाई मैदान में नहीं हारा वो लड़ाई टेबल पे भी नहीं हारेगा, ये मैंने आपको पहले कहा था और बहुत सारे और लोग भी ये कह रहे थे। ईरानियों ने हर हाल में मुज़ाकरात भी करने हैं और ईरानियों ने हर हाल में इस जंगबंदी को बरकरार भी रखना है, ये मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। और अमेरिकन ने भी हर हाल में मुज़ाकरात भी करने हैं और जंगबंदी को बरकरार भी रखना है। अगर दोबारा झड़पें हो भी जाए तो इन्होंने बाद में जंगबंदी ही करनी है, क्योंकि इसके अलावा दोनों के पास रास्ता कोई नहीं है। अमेरिका बहुत दूर से आया हुआ, उसका बहुत बड़ा माली नुकसान हो गया। $80 अरब इजाफी मांग लिए हैं पेंटागन ने अमेरिका की पार्लियामेंट से कि हमें ज्यादा पैसा दो, हमारा बहुत नुकसान हो गया वहां पे। ये बहुत बड़ी रकम है, वो ये पैसा पूरा कैसे करेंगे? अरब मुल्कों से ही पूरा करेंगे जैसे वो हमेशा से पूरा करते चले आ रहे हैं। बहरहाल उम्मीद है कि पाकिस्तान मुआहदा करवा पाएगा, कतर मुआहदा करवा पाएगा। ईरान और अमेरिका को दोनों को इस वक्त मजबूत ऑप्टिक्स चाहिए, वो दोनों कमजोर नहीं दिखना चाहते। फिर लेकिन दोनों को जो है अमन की जरूरत भी है, ये भी बात एक हकीकत है। ईरान जो है वो दबाव बढ़ाकर मुज़ाकरात को थोड़ा सा लंबा करेगा और उसकी कोशिश होगी कि शराइत पर अमल दरामद करवाए, खासतौर पे जो लबनान के अंदर हमास के ऊपर जो हमले हुए हैं, लबनान में हिजबुल्लाह पे और हमास के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं लगातार, वो कोशिश करेगा इस हवाले से अमेरिका की जानिब से और बाकी ममालिक की जानिब से इसराइल को एक शटअप कॉल मिले, या कम से कम इसराइल को हमारे सामने अकेला छोड़ दिया जाए, फिर हम जाने और इसराइल जाने। तो ईरान इस नहज पे ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से थोड़ी इसराइल की साइड ली है और दबा कर दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने और कतर ने कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ये आलमी मीडिया में छपी हैं, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने और कतर ने डोनाल्ड ट्रंप से ऑफ द रिकॉर्ड एक गुजारिश की है, दोनों ममालिक ने, कि आप थोड़ी नरमी इख्तियार करें अपने इंटरव्यूज़ के अंदर या अपने बयानात के अंदर, क्योंकि अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे देते हैं कि मैं उसको तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं उसको बहुत ज़्यादा मारूंगा अगर उसने ये ना किया, अगर उसने वो ना किया, अगर वो आपने हुरमस नहीं खोलेगा तो मुझे कुलवानी आती है, यहाँ से जो टैक्स लूंगा वो अमेरिका का होगा, वो ईरान का नहीं। जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं और जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनसे कंट्राडिक्ट करते हैं, आपके स्टेटमेंट उनके मुतजाद होते हैं, तो फिर मामलात के अंदर कटाई पैदा होती है। तो पाकिस्तान ने और कतर ने बिल्कुल जायज़ एक मुतालबा किया है डोनाल्ड ट्रंप से कि जनाब आप ऐसा ना करें। अब आ जाए नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर 2-3 खबरें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 तो ये कि जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन्होंने एक एलामिया जारी किया है। इनकी एक मीटिंग हुई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की 21 जून 2026 को, कल के दिन। तो उसमें चंद चीज़ें सामने आई। नंबर 1 ये, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 5 जून से अब तक हर तरह के जुल्म, जबर और शहादतों, गिरफ्तारियों, जख्मियों के बावजूद अवामी हकूक़ के लिए तारीख साज जदोजहद करने पर आज़ाद कश्मीर भर के अवाम, ख़वातीन, बच्चों, ओवरसीज़ कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश करती है और आज़ाद जम्मू कश्मीर भर के ताजरान, ट्रांसपोर्टर्स को तारीख साज लॉकडाउन पर खराज तहसीन पेश करती है और इस उम्मीद का इजहार और अपील करती है कि जुमला अवाम उन्नास इस जिद्दोजहद को, तहरीक को कामयाबी तक जारी और सारी रखेंगे। नंबर 2, उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर पुरअमन हल निकालने के लिए किरदार अदा करने वाले जुमला वफूद बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसल, ज़िलई बार एसोसिएशन, उलमा इकराम, सहाफ़ी हजरात, सियासी और समाजी कारकुनान, अमन जिरगा, कारोबारी शख्सियात समेत जितनी एसोसिएशन हैं और बाकी तमाम लोगों को उन्होंने मुस्बत अदा करने पर शुक्रिया अदा किया, मुस्बत किरदार जो अदा कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मसला बातचीत के जरिए से हल हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आइंदा भी जो कोशिशें की जाएंगी हम उसके अंदर मुस्बत कोशिशों को खैर मकदम करेंगे। फिर उन्होंने तीसरे नुक्ते में बताया कि हमारी जद्दोजहद मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, अपने बुनियादी हकूक़ के हुसूल के लिए है, किसी मुल्क या इदारे के खिलाफ हमारी किसी किस्म की मुहिम जोई नहीं है। पाकिस्तान के कुछ मीडिया चैनल के जरिए इस जद्दोजहद को दहशतगर्दी या पाकिस्तान के खिलाफ करार देना सरासर गलत बयानिया है जिसको हम मुस्तरद करते हैं।
पाकिस्तानी अवाम पर वादे करते हैं कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की बका और सलामती के लिए दुआगो है। ताहम पाकिस्तानी हुक्मरानों की हमारे हकूक के बारे में पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाना हमारा और पाकिस्तानी अवाम का मुश्तरका हक है। फिर नंबर 4 पॉइंट उन्होंने कहा जी कि बामानी मुज़ाकरात पे हम यकीन रखते हैं और कोशिश रही है हमारी हमेशा से कि मसाइल बातचीत के जरिए हल हों, लेकिन हुक्मरानों ने हमेशा बातचीत और मुआहदेजात को हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वादे मिसाल 4 अक्टूबर 2025 का मुआहदा है जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया। वक्त पूरा होने के बाद पुरअमन लॉन्ग मार्च को सबोटाज करने के लिए क्रैकडाउन किया गया, हमारे लोगों को खून में नहला दिया गया। नंबर 5 जो उनका नुक्ता है जिन्होंने बयान किया कि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी तमाम तर हुकूमती बदअहदियों, जुल्म, जबर, नाइंसाफी के बाद भी अमन को मौका देने के लिए हर आने वाले सालसी वफूद का खैर मकदम किया हमने और अपनी तरफ से किसी हटदर्मी का मुजाहरा नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ से हर बार हटदर्मी दिखाई गई और बदअहदी की गई। इस सब के बावजूद जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मसले के पुरअमन हल के लिए तमाम फरीकैन को 23 जून तक की डेडलाइन देती है। 23 जून को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने अगले लाया अमल का ऐलान करेगी, जिसके लिए अवाम तैयार रहे। अवाम से हम अपील करते हैं, 6ठा पॉइंट इनका यह है कि वो तमाम तर पुरअमन धरनों में बिलखसूस खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे अपनी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाएं। ये नाजरीन जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का अपना जो एक ऑफिशियल अकाउंट है वहां से ये खबर जारी की गई। तो आज क्योंकि 22 तारीख शुरू हो गई है तो कल तक का टाइम है, अगले 24 घंटे के अंदर, 24 से 36 घंटों के अंदर ये फैसला करना है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने किस तरीके से बातचीत करनी है। वरना वो कह रहे हैं जी हम अपने अगले लायामल का ऐलान करेंगे। वो क्या हो सकता है कि ये लॉन्ग मार्च करेंगे, धरने बढ़ा देंगे या एहतजाज की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा या कुछ पॉइंट्स को बंद कर देंगे, ये हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो कुछ नया अनाउंस करने जा रहे हैं। वो देखते हैं फिर क्या करते हैं। मारंग बलोच ने जेल से जो पैगाम दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा जी जेल में हमारे धरने का 8वां दिन है। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि इनके साथ बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है मारंग बलोच के साथ और उनके लोगों के साथ। वो अब उन्होंने खुद भी जिक्र किया है इसके अंदर। उन्होंने कहा धरने में बीबर बलोच, बीबू बलोच, गुलजादी बलोच और सिबगतुल्ला बलोच शामिल हैं। मैं भी धरने में हूं। जेल के अंदर हमारा ये 5वां धरना है, ताहम ये पहला धरना है जो 192 घंटों से जारी है। 13 जून को जब हमें पेशी के लिए जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में ले जाया गया तो वहां हमें मालूम हुआ कि हमारे मुकदमात को फेसलेस ट्रायल में मुंतकिल किया जा रहा है। यानी कोई पता नहीं जज कौन है, प्रोसिक्यूटर कौन है, गवाह कौन है, कुछ नहीं, फेसलेस। इस फैसले के खिलाफ हमने फौरी तौर पर एहतजाज किया और अपनी बैरकों में वापस जाने से इनकार कर दिया। तब से हम जेल के अहाते में अपना पुरअमन धरना जारी रखे हुए हैं। वो जेल में उन्होंने धरना दिया, वो बैरकों में वापस नहीं जा रहे। इस धरने ने हमारी मुजामती जद्दोजहद की बेशुमार यादों को ताज़ा कर दिया है। सर्दी हो या गर्मी, रियासती तशद्दुद हो या पाबंदियां, हमने हर मुश्किल घड़ी में अपने अवाम के साथ खड़े होने की कोशिश की है। वो तमाम चेहरे जो जबरी गुमशुदगियों, कत्ल और जबर और मुसलसल रियासती तशद्दुद के बावजूद साबित कदम रहे, आज भी हमारी यादों में जिंदा हैं। फिर उन्होंने बताया जनाब कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। 22 मार्च के कोयटा धरने के वो तमाम मनाजिर हमारे सामने आ गए हैं। उन्होंने अपनी तमाम ज्यादतियां बारी बारी गिनवाई। फिर बताया कि हमें इब्तदा में 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया, उसके बाद 78 दिन तक रिमांड पर रखा गया। 11 अक्टूबर से हमारे जेल ट्रायल का आगाज हुआ और अब 12 जून को चीफ सेक्रेटरी के एक नोटिफिकेशन के जरिए हमारे मुकदमात को फेसलेस ट्रायल में मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। यह है नाजरीन सूरत-ए-हाल। फिर उन्होंने चंद सवालात उठाए और रियासत से उन्होंने सवालात पूछे कि हमें इंसाफ क्यों फराहम नहीं किया जा रहा, हमें जो है वो फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा। फिर हमारे मुकदमात के दौरान अदालती अमल के कई ऐसे पहलू सामने आए जिन्होंने हमारे खदशात को मजीद गहरा किया। एक पेशी के दौरान बलूचिस्तान के प्रोसिक्यूटर जनरल खुद कमरा अदालत में मौजूद थे और जज पर जोर दे रहे थे कि मुकदमात को तेजी से चलाया जाए और रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए ताकि जल्द अज जल्द फैसले सुनाए जा सकें। इस मौके पर जज ने उन्हें जवाब दिया कि मुकदमात का फैसला उनके नहीं बल्कि रियासत के हाथ में है। आप अंदाजा करें कि जज वहां बैठ के क्या बात कर रहा है। इससे कबल इन्हीं नौयत के मुतअद्दिद मुकदमात में हमें जमानतें भी दी जा चुकी थी, मगर 16 नवंबर को जज मोहम्मद अली मुबीन ने मुख्तलिफ मुकदमात में हमारी जमानतों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। हैरत की बात यह थी कि एक ही मुकदमे में मेरी जमानत मंजूर की गई, जबकि इसी मुकदमे में बेबू बलोच और गुलजादी बलोच की जमानतें मुस्तरद कर दी गई। इस तरह तमाम केसेस पर मेरिट पर फैसला करने की बजाय फैसलों को बैलेंस किया गया और हमें बार बार यही कहा गया है कि जाकर अपना मसला कहीं और हल करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी ये आप अंदाजा करें कि जजेस ये बार बार कहते हैं कि अपना मसला जाकर कहीं और हल करें,
मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा जवाब हमेशा से यही था कि आपके सामने कानून मौजूद है, आप कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला करें। रियासत कितनी बुरी तरह हार रही है बारंग बलोच से। मुझे तो हैरत होती है कि इन्हें शर्म भी नहीं आ रही कि एक निहत्ती खातून से इस बुरी तरह ये हार रहे हैं। इतनी सारी बंदूकें, इतने सारे हथियार, इतने सारे इदारे, इतनी सारी ताकत, और आज आप फेसलेस ट्रायल करने पे मजबूर हैं। आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे आप कुछ साबित कर सकें। एक निहत्ती औरत, एक निहत्ती खातून जो आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रही है, इंसानी हकूक़ की आज़ादी के लिए, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने के लिए आवाज़ उठा रही है, आज़ादी इज़हार राय के लिए आवाज़ उठा रही है, बुनियादी हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही है, जीने का हक मांग रही है अपने लिए, अपने लोगों के लिए। उससे इतना खौफजदा हो गया ये निज़ाम निहत्ती औरत से कि उसका फेसलेस ट्रायल शुरू कर दिया। कितनी बुरी तरह वो शिकस्त दे रही है जेल में बैठ के, मैं हैरान हूँ। और ये तारीख लिखी जा रही है, याद रखिएगा, ये तारीख हमारे बच्चे पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो हम बहुत सारा कुछ लिख कर छोड़ जाएंगे जिसे बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। अभी भी अपना किबला दुरुस्त करें, पाकिस्तान पहले ही टूट गया इन कामों की वजह से। इन नौजवानों को सीने के साथ लगाएं। नाजरीन, ये आप काम इनके चेक करें क्या है। PIA के एक मुलाजिम है, शादीन इनका नाम है, 75 साल इनकी उम्र, अब इस वक्त इनकी उम्र 75 साल के करीब थी। तो ये PIA के मुलाजिम थे, ड्राइवर वहाँ पे करते थे। तो इनको 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। जुर्म इनका पता क्या है? PTI से इनकी वाबस्तगी है। तो जुर्म पता है इनका क्या बताया गया? जुर्म ये बताया गया कि इन्होंने पुलिस के एक ड्राइवर को फ्लाइंग किक मार के नहर में फेंक दिया। अंदाज़ा करें, 75 साल के बाबा जी हैं, उन्होंने भाग के आगे फ्लाइंग किक मारी पुलिस वाले को और उड़ा के उसको नहर के अंदर फेंक दिया जमान पार्क के पास। ये उनके ऊपर मुकदमा 10 साल की सज़ा हो गई। अंदाज़ा करें आप, ये है पाकिस्तान में सूरत हाल इंसाफ की फराहमी की। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा ये केस ट्वीट किया हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।